नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड हेडलाइंस। जोशीमठ आपदा को लेकर सरकार गंभीर। सीएम धामी ने कहा, जोशीमठ के हालातों पर लगातार हो रही समीक्षा। 261 परिवारों को दी गई राहत धनराशि, राहत पैकेज देने पर भी विचार। ऋषिकेश में 29 और 30 जनवरी को होगी भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा होगी तैयार। निकाय और लोकसभा चुनावों को लेकर तय होगा एजेंडा। 2016 से पहले हुई विधानसभा नियुक्तियों पर महाधिवक्ता ने विधिक राय देने से किया इनकार। कर्मचारियों के भविष्य को लेकर खड़े हुए सवाल, अब स्पीकर रितु खंडूरी के पाले में गेंद। 26 जनवरी से शुरू होने जा रही कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, बीजेपी ने कसा तंज। मंत्री रेखा आर्य बोली, कांग्रेस को हाथ से हाथ नहीं बल्कि करनी चाहिए मनभेद जोड़ो यात्रा। और पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसआईटी का बड़ा खुलासा। धांधली से जुड़े 2 और अभियुक्त गिरफ्तार। अब तक पेपर लीक मामले में 8 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जोशीमठ के हालातों को लेकर प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से लगातार जोशीमठ की मॉनिटरिंग होने के साथ साथ अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक हो रही है। सीएम ने कहा कि जोशीमठ को लेकर जो भी बेहतर है वो सब प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि जोशीमठ में मकानों के धंसने की घटना के बाद से लेकर प्रदेश सरकार लगातार इस मुहिम में जुटी है कि प्रभावितों को हर संभव बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। जोशीमठ के लिए लगातार हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं और लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं कि आगे आने वाले समय में जो भी सबसे अच्छे मार्ग हो सकते हैं, अच्छा वे हो सकता है, उस वे को हम लोग आगे फॉलो करें। और जोशीमठ भूदशा को लेकर अपडेट जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि जोशीमठ में जो भूदशा हुआ है उसके बाद 863 भवनों में दरारें आई हैं। राहत शिविरों में 655, पीपलकोटी में 691 कक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ ही 261 परिवारों को अब तक राहत धनराशि दी गई है। राहत पैकेज को लेकर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ साथ स्कूल के बच्चों के लिए सुरक्षित जो स्कूल हैं उनको चुना गया है, जहां पर 200 परिवार भराड़ी सेंट में शिफ्ट किए जाने की क्षमता है। सीबीआरआई को भी सभी एजेंसियों का नोडल बनाया गया है। तो ये अपडेट जानकारी हम दे रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जोशीमठ को लेकर वहां क्या कुछ हालात हैं, किस तरह के राहत और बचाव कार्य हो रहे हैं, उसको लेकर जानकारी दी। और उन्होंने बताया है कि पीपलकोटी में 655 राहत कक्ष बनाए गए हैं, 151 कक्ष बनाए गए हैं। 261 परिवारों को अब तक राहत धनराशि का पैकेज, राहत धनराशि दी गई है। इसके साथ साथ राहत पैकेज को लेकर भी सरकार विचार कर रही है। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं भगत सिंह कोश्यारी। जी हां, राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के संकेत दिए हैं भगत सिंह कोश्यारी ने। महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से हटने की भगत सिंह कोश्यारी ने इच्छा जताई है और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी से भी कोश्यारी ने बातचीत की है और उनका कहना है कि राजनीतिक जिम्मेदारियों से वो अब मुक्ति चाहते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं भगत सिंह कोश्यारी और भगत सिंह कोश्यारी के इस खबर के बाद से जो सियासत है, सियासी माहौल काफी गरमा चुका है और भगत सिंह कोश्यारी ने गवर्नर के पद से मुक्त होने की इच्छा जताई है और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने बातचीत की है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। देहरादून के एक निजी होटल में प्रदेश में जैविक खेती और उत्पादों को बढ़ावा देने के मकसद से कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर विश्व की पहली जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने वाली जर्मनी की IFOM कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ सीएम और कृषि मंत्री ने बैठक भी की। इस कार्यशाला का मकसद किसानों की आय दोगुनी करने के साथ साथ प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने को लेकर रहा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैविक उत्पादों की भारी मांग के चलते जैविक खेती किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार जैविक जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिशों में है। ये हमारी
प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में और जो जैविक कार्यशाला यहाँ पर हो रही है, इन क्षेत्रों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में पूरे देश के अंदर इसके लिए एक नई कार्य योजना देश के अंदर बनाई जा रही है। और उत्तराखंड चूँकि परंपरागत रूप से प्राकृतिक कृषि का एक तरह से मैं कहूँ कि सांस्कृतिक रूप से या पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में सदियों से कृषि यहाँ पर होती आई है, इसको और बढ़ाने के लिए अभी कुरुक्षेत्र में हमारे यहाँ के किसान लगातार प्रशिक्षण ले रहे हैं। देखिए, ऑर्गेनिक के क्षेत्र में जो उत्तराखंड है उसमें 2003 से प्रगति कर रहा है, लेकिन पिछले 6-7 सालों में हम 2% से बढ़ा के 34% तक लेके आए हैं। इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, कृषकों का महत्वपूर्ण योगदान है और राष्ट्रीय स्तर पर हमने इसमें कई बार पहचान बनाई है और 3 बार ऑर्गेनिक इंडिया अवार्ड जीता है। तो अब आवश्यकता थी कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए। तो अगले 5 सालों में हमारा कैसा विजन रहे और हम इस स्तर को अपने किसानों के प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकें, उसके लिए आईफॉर्म संस्था के साथ हमने एक MOU किया है। 29 और 30 जनवरी को ऋषिकेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर पार्टी स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कार्य समिति की बैठक से पहले कार्य समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा की जाएगी। साथ ही कार्य समिति की बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होगी। तो वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर भी पार्टी रणनीतियों पर विचार विमर्श करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय बैठक हम लोग ऋषिकेश में करने वाले हैं और क्योंकि हमारे यहाँ संविधान में अगर 3 माह के अंदर अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, उसके बाद प्रदेश की कार्य समिति होती है और बाद में जिले की कार्य समिति हमारी इस बीच में होंगी, तो उसके स्वाभाविक रूप से राजनीतिक प्रस्ताव भी रहेगा। हमारे आगामी कार्यक्रम है, पंचायत चुनाव की दृष्टि से हों, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हों, बूथ प्रबंधन का विषय हो, इन सब विषयों पर हम लोग काम करेंगे। इससे पूर्व हम लोग अपने प्रदेश कार्य समिति सदस्यों की घोषणा बहुत जल्दी करने वाले हैं। अपने मोर्चे प्रकोष्ठों का गठन भी इस बीच हमको करना है। और उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर है, पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसमें जो पेपर लीक मामला हुआ है, उसको लेकर SIT ने बड़ा खुलासा किया है। धांधली से जुड़े 2 और अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। आरोपी दीपक और सौरभ को SIT ने गिरफ्तार किया है। और आपको ये भी बता दें कि अब तक इस पेपर लीक मामले में 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। SSP अजय सिंह ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मामले की तह तक जांच होगी, पेपर लीक करने वाले हर शख्स की गिरफ्तारी होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। लेखपाल पटवारी भर्ती की परीक्षा जो हाल ही में 8 जनवरी को प्रदेश भर में हुई थी, उसमें पेपर लीक मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और आज SIT ने बड़ा खुलासा किया है, इसमें 2 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी दीपक और सौरभ को इसमें गिरफ्तार किया गया है। विधानसभा बैकडोर से हुई नियुक्तियों के मामले में नया मोड़ ले लिया है। असल में इस मसले पर हाईकोर्ट के महाधिवक्ता ने अपनी राय देने से इनकार कर दिया है। देखा जाए तो अब साल 2001 से 2016 तक विधानसभा में हुई नियुक्तियों पर फैसला लेने के लिए स्पीकर के पाले में ही गेंद है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को इन सालों में हुई नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लेना पड़ सकता है। ये रिपोर्ट देखिए आप। विधानसभा में हुई बैकडोर से नियुक्तियों का मसला अब और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। दरअसल साल 2001 से 2016 के बीच विधानसभा में हुई नियुक्तियों को लेकर महाधिवक्ता से विधिक राय मांगी गई थी, जिस पर हाईकोर्ट के महाधिवक्ता ने विधिक राय देने से इनकार कर दिया है। महाधिवक्ता की तरफ से स्पीकर को बकायदा एक पत्र लिखा गया है। इसमें महाधिवक्ता की तरफ से साफ कर दिया गया कि ये मसला हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में विचाराधीन है, लिहाजा इस मुद्दे पर कोई कानूनी राय वो नहीं दे सकते हैं। महाधिवक्ता ने कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के लिए भी कहा है। विधानसभा में हुई नियुक्तियों को लेकर उन्होंने कहा कि साल 2016 से पहले की गई नियुक्तियों के नियमितीकरण की वैधता पर कोई राय वो नहीं दे सकते, क्योंकि इन कर्मचारियों के नियमितीकरण की वैधता से जुड़ा कोई दस्तावेज उन्हें नहीं मिला है। उन्होंने स्पीकर को लिखे गए पत्र में ये भी कहा कि कोटिया कमेटी इन नियुक्तियों को अवैध ठहरा चुकी है। महाधिवक्ता के राय न देने के बाद से सवाल उठ रहा है कि आखिर विधानसभा में बैकडोर से नियुक्ति पाए कर्मचारियों को लेकर कौन फैसला लेगा कि उनकी नियुक्तियां सही है या गलत। हालांकि इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि विधानसभा में हुई नियुक्तियों को लेकर जो भी फैसला लेना है वो विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ही लेंगी। विधानसभा अध्यक्ष जी ने कमेटी गठित की थी, उस कमेटी के बाद ये सारे सर्वाधिकार विधानसभा अध्यक्ष पर रहते हैं
और उन्होंने सरकार से अपेक्षा की है, सरकार ने महाधिवक्ता से बात की, महाधिवक्ता अपनी टिप्पणी जगह होती है। अंततः सारे निर्णय लेने ये विधानसभा अध्यक्ष का कार्य है। साल 2016 के बाद हुई नियुक्तियों पर विधानसभा से बर्खास्त हुए 228 कर्मचारियों को कांग्रेस अपना समर्थन पहले ही दे चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि इस मसले पर विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री धामी को बैठकर कोई फैसला लेना चाहिए और जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया उनको दोबारा नियुक्ति दी जाए ताकि किसी का रोजगार न छिने। आज भी इन दो ही व्यक्ति इसका समाधान निकाल सकते हैं और इनको बैठ के इसका समाधान निकालना चाहिए। सरकार की नीति ये होनी चाहिए कि रोजगार छीनने के बजाय रोजगार देने की नीति होनी चाहिए और इसमें सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए कि वो किस तरीके से विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों की समस्या का समाधान करेंगे। गौरतलब है कि विधानसभा में बैकडोर से नियुक्ति पाए साल 2016 के बाद से 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा चुका है, तो वहीं 2016 से पहले बैकडोर से नियुक्ति पाए कर्मचारियों के भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। हालांकि नियुक्तियों को लेकर क्या फैसला लिया जाएगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को रद्द करना पड़ सकता है। चौधरी कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस की इस यात्रा पर ही सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के नेता अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें बूथ स्तर तक यात्रा को ले जाकर कार्यकर्ताओं के साथ चौपाल लगाई जाएगी। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस की उपलब्धियों और बीजेपी सरकार की नाकामियों को गिनाया जाएगा। कांग्रेस के इस अभियान से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर सक्रिय किए जाने की तैयारी हो रही है। पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि यात्रा के जरिए बूथ को मजबूत करना प्राथमिकता रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा के पश्चात हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रहे हैं और वो 26 जनवरी से हम पूरे प्रदेश में एक साथ शुरू करेंगे जिला मुख्यालयों पर। और हमारे जो भी वरिष्ठ नेता जहाँ पर भी होगा, जिस जिला मुख्यालयों में जनसंवाद और जनता से संपर्क, चौपाल का चर्चा है, इस तरह के कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे और ये कार्यक्रम हमारा 2 महीने तक चलेगा। हम इसको बूथ स्तर पर ले जाना चाहते हैं और बूथ स्तर तक भी हमारे वरिष्ठ नेतागण किसी न किसी बूथ में बैठ के चौपाल लगाएंगे, कांग्रेस की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे, कांग्रेस के इतिहास पर चर्चा करेंगे, देश की आज़ादी पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले ही इसको लेकर सियासत हावी हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस की इस यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए नसीहत दी और कहा कि पहले कांग्रेस को खुद एक दूसरे के लिए हाथ जोड़ने की जरूरत है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान कहते हैं कि जनता पहले ही कांग्रेस के काले कारनामों को देखकर उनके आगे हाथ जोड़ चुकी है। ऐसे में ये अभियान और यात्राएं कांग्रेस की महज खानापूर्ति है। सबको मालूम है उनको वो हाथ जोड़ें या पहले तो उनको अपने आप में आप किसी में हाथ जोड़ने की उनको आवश्यकता है कांग्रेस को, लेकिन सब जानते हैं उत्तराखंड की जनता ने एक बार नहीं अनेकों बार उनको हाथ जोड़े हैं कि उनके बीच उनकी जो कार्यशैली, जो उन्होंने भ्रष्टाचार में इस प्रदेश को डुबोया, पूरे देश को भ्रष्टाचार में डुबोया कांग्रेस ने, उसके लिए जनता ने उनको एक बार नहीं अनेकों बार उनको हाथ जोड़ दिए हैं कि कृपया आप जो हैं अपने संगठन में ही पहले हाथ जोड़ लो, और जनता के ने उनको पहले ही हाथ जोड़ दिए हैं। इसलिए कुछ फायदा होने वाला नहीं कांग्रेस को, जब तक जो उन्होंने काले कारनामे प्रदेश और देश में किए हैं उसकी सजा जनता उनको दे चुकी है। और आगे भी जब तक अपने आप में कोई सुधार न लाएं, जब तक उनकी जो हम ये कह सकते हैं जो शुचिता होनी चाहिए उनके अंदर वो ना आए, तब तक जनता के बीच में हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से कांग्रेस मजबूत होगी या नहीं, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन कांग्रेस के अभियानों और यात्राओं को लेकर बीजेपी ने तंज कसने के साथ सवाल खड़े करने जरूर शुरू कर दिए हैं। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। 26 जनवरी से शुरू होने जा रही कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कांग्रेस को मनभेद जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं में सबसे ज्यादा मनभेद है, इसलिए कांग्रेस को हाथ जोड़ने से ज्यादा मनभेद जोड़ो यात्रा निकालने से फायदा होगा। पंजाब के संबंधित उनके जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे वह यात्रा के आगे बढ़ने के साथ में ही
अपने ही पार्टी से वे अलग हो गए। और हमने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में जहाँ जहाँ भी, चाहे वो आंशिक रूप से सत्ता में हो अथवा सत्ता में आसीन हो, दोनों ही उसमें हमने ये देखा कि उनके विधायक उनसे हट गए अथवा उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तो मुझे लगता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा का हश्र हुआ है, क्योंकि एक ये मजाक है, मैं समझती हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा में भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है। ये केवल राजनीतिक स्टंट रहा जिसके कारण से लोगों का इस यात्रा में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं रही और लोगों को मालूम है कि ये पूरी तरीके से यह यात्रा जो है वह भ्रम उत्पन्न करती है। कांग्रेस एक बार फिर भाजपा सरकार के कामों की चार्जशीट तैयार करने जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सरकार के कामों की चार्जशीट तैयार करते हुए राज्यपाल को सौंपे जाने को लेकर भी चर्चा की गई। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस 25 बिंदुओं पर सरकार के कामों को लेकर चार्जशीट तैयार करके राज्यपाल को सौंपेगी। देखिए, कांग्रेस कमेटी ने एक चार्जशीट तैयार करने के लिए, सरकार के खिलाफ तैयार करने के लिए पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री नवप्रभात जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, जिस कमेटी की आज बैठक हुई है। हमने सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं, जो 2017 का घोषणा पत्र है उसमें कितने वायदे इन्होंने पूरे किए और 2022 के घोषणा पत्र में अभी तक कितने काम इन्होंने कर दिए हैं, उन मुद्दों पर चर्चा की है। उन मुद्दों को लेकर हम चार्जशीट बना रहे हैं। हमेशा से विवादों में रहने वाले पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए और सुर्खियों में रहने की वजह फिर से उनका बड़बोलापन है। जिस सीट पर उन्होंने सालों से विधायकी के मजे लिए, अब उसी विधानसभा सीट को लेकर उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। इस रिपोर्ट में आपको सुनाते हैं उनके ये विवादित बयान और किस तरह से उनके विवादित बयान को लेकर लोगों में आक्रोश है। देखिए ये रिपोर्ट। अरे यार, खानपुर छोटा सा टुकड़ा है यार, क्या वजूद है खानपुर का। बात करनी है तो बड़ी करो। एमपी का जो लड़ने जा रहा हूँ, उत्तराखंड तो छोटा हो गया मेरे लिए। खानपुर विधानसभा से पूर्व विधायक रहे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हमेशा से ही अपने बड़बोलेपन को लेकर विवादों में घिरे रहे हैं। चैंपियन ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है, वो भी खानपुर को लेकर। जिस सीट पर उन्होंने सालों विधायकी के मजे लिए, अब उसी विधानसभा के लिए उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि खानपुर छोटा सा टुकड़ा है, क्या वजूद है खानपुर का। चलिए आपको ये उनका विवादित बयान सुनाते हैं। अरे यार, खानपुर छोटा सा टुकड़ा है यार, क्या वजूद है खानपुर का। बात करनी है तो बड़ी करो। तो बात करो सहारनपुर की, जहाँ से एमपी का चुनाव लड़ूंगा इंशाल्लाह। एमपी का जो लड़ने जा रहा हूँ, उत्तराखंड तो छोटा हो गया मेरे लिए। तो सुना आपने पूर्व विधायक के बिगड़े बोल। जाहिर सी बात है, उनके इस बयान से खानपुर की जनता में आक्रोश जरूर होगा। जनता उनके इस बयान की जमकर निंदा भी कर रही है। ये बहुत ही घटिया शब्द उन्होंने अपनी भाषा से इस्तेमाल किया है, क्योंकि चैंपियन जो 20 साल विधायक रहे हैं, उनका वजूद ही खानपुर की जनता ने थाम कर रखा। आज खानपुर की जनता ने उनके वजूद को जीरो कर दिया है और खाता ना बही, जो चैंपियन कहे वही सही, ये अब चलने वाला नहीं है। उन्होंने खानपुर की जनता का अपमान किया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। बढ़ते हैं आगे। एएनएम भर्ती मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई के बाद अगली तारीख 3 फरवरी मुकर्रर की गई है, जिसके चलते एएनएम चयन प्रक्रिया पर फिलहाल विराम लग गया है। दरअसल राज्य में 824 पदों पर एएनएम की नियुक्ति की जानी थी, जिसका आदेश चयन बोर्ड द्वारा जारी भी कर दिया गया था। अब जिलों में काउंसलिंग के बाद एएनएम को अस्पतालों में नियुक्ति मिलनी थी, लेकिन उससे ठीक पहले ही मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा, जिसके बाद मामले में सुनवाई के बाद अगली तारीख 3 फरवरी तय की गई है। एक माननीय उच्च न्यायालय में एक केस दायर किया गया जो अभी विचाराधीन है, तो अब आगे की प्रक्रिया उसी दिशा निर्देश पर आधारित रहेगी। और मौसम की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में अगले 5 दिन बारिश और बर्फबारी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताए गए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 24 से 26 जनवरी तक भारी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। लिहाजा नैनीताल जिले में प्रशासन ने बरसात और भारी बर्फबारी से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जिन जगहों पर ज्यादा बर्फबारी होती है, वहां बर्फ हटाने के लिए जेसीबी और पॉकलैंड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बारिश के मद्देनजर भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट
अलर्ट है। कुमाऊं रेंज के आईजी का कहना है कि पुलिस को भी भारी बारिश और बर्फबारी के चलते अलर्ट मोड पर रखा गया है। बर्फबारी के हिसाब से हम लोगों ने भी सारी व्यवस्थाएं कर रखी। जितने भी जेसीबीज ऐसे संवेदनशील जहां स्थान है जहां पर बर्फबारी की संभावना ज़्यादा है, खासकर मुक्तेश्वर, धारी और नैनीताल इन क्षेत्रों में, तो वहां पे जेसीबी वगैरह सारे और वुड कटर्स की व्यवस्था हम लोगों ने सब जगह कर रखी। हम लोग मौसम के ऊपर लगातार जो है उस पर हम लोग अपडेट लेते रहते हैं। मौसम विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, इनसे हम लोग जो है लगातार सूचना लेते रहते हैं और जैसे अभी बर्फ़ की वो सूचना आएगी हम तो तत्काल सोशल मीडिया और अन्य जगहों पे ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो लागू करेंगे। अभी हम लोग लगातार जो है मौसम विभाग से संपर्क में। 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव हर्ष यादव ने बताया कि देहरादून जनपद के अंदर आने वाले समस्त न्यायालयों ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला, चक्राता में 11 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें फौजदारी, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक समस्या, श्रम भूमि अर्जन विवाद, विद्युत और जलकर बिलों के मामले, वेतन भत्ता, धन वसूली जैसे मामलों की सुनवाई की जाएगी। 11 फरवरी 2023 को जो जनपद देहरादून के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। इस जो राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी 2023 को आयोजित होगी, उसमें हमारे सिविल प्रकृति के वाद, फौजदारी प्रकृति के ऐसे वाद जो समनीय प्रकृति के हैं वो, फैमिली कोर्ट से संबंधित सभी बात, एनआई एक्ट के जो चेक से संबंधित मामले हैं और सभी प्रकृति के ऐसे मामले जो कंपाउंडेबल होते हैं, समनीय प्रकृति के होते हैं, उनके निस्तारण इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चांदचक गांव में सड़क का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इस गांव में गागलहेड़ी रोड से अंदर गांव तक मुख्य मार्ग की हालत खस्ता हो चली थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। चांदचक में हमारे जिला योजना से एक सड़क सुविधा ये 100 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी सड़क है, जिसमें थोड़ा सा और गाँव वालों की मांग पर इस सड़क की चौड़ाई को और बढ़ाया गया। लगभग 2.5 मीटर सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का काम किया। देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक घर से एक युवती और युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है। एसपी सिटी ने बताया कि 25 वर्षीय युवक राहुल और शिल्पा का शव मिले हैं। पॉइजन इंजेक्शन इंजेक्ट करके सुसाइड की बात सामने आ रही है। एसपी सिटी ने बताया कि युवक मैक्स अस्पताल में काम करता था। कुछ साल पहले युवक युवती एक मेडिकल शॉप में काम करते थे। बीती रात युवती अपने मायके एमडीडीए कॉलोनी से मृतक के घर आई थी। मामला प्रेम प्रसंग के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी है। देखिए, अभी सूचना आई थी नेहरू कॉलोनी में कि एक घर में एक लड़का और लड़की द्वारा सुसाइड किया गया है। इस संबंध में पुलिस मौके पर पहुंची है, फील्ड यूनिट की टीम है, फोटोग्राफी की गई है और उसके बाद अब बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अभी तो मौके पर पुलिस है, पूछताछ की जा रही है और लड़का वहीं पर रहने वाला, लड़की कहाँ की है, उसके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है और बाकी पूछताछ के बाद जो चीजें सामने आएंगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में कोतवाली नगर पुलिस ने कंपनी के ही डिलीवरी बॉयज की तरफ से फर्जी तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग विंडो से कीमती माल मंगवाकर डिलीवरी न करके कंपनी को 18 लाख रुपए का चूना लगाने के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके कब्जे से लाखों का माल भी बरामद हुआ है। थाना कोतवाली में एक कंप्लेनेंट आए थे जो एक शैडो क्लिफ टेक्नोलॉजी के मैनेजर हैं। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी कंपनी जो है आजियो का सामान डिलीवरी का काम करती है और इस बीच उनके पास सूचना ये आई थी कि जो कस्टमर्स हैं उनके पास जो सामान उनके द्वारा जो डिलीवर्ड सामान है उसको इन डिलीवरी बॉयज़ द्वारा उस पैकेट में ख़राब सामान बेच करके वापस क्लाइंट को भेज दिया जा रहा था। तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इस तरीके से डिलीवरी बॉयज़ ने लगभग 18 लाख का जो सामान है उसकी धोखाधड़ी की है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लक्सर कोतवाली पुलिस ने किसान नरेंद्र हत्याकांड का 36 घंटे के भीतर खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले कोतवाली क्षेत्र के कबूलपुरी रायघाटी गांव में फसल की रखवाली कर रहे किसान नरेंद्र पर कुल्हाड़ी से जानलेवा वार कर हत्या कर दी गई थी। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल किया कि उसने नरेंद्र के साथ फसल बटाई को लेकर हुई बहस के बाद हाथापाई हुई थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ था।
एक बंटवारे को लेकर जो बटाई का खेत दिया जाता है उसके पैसे के बंटवारे को लेकर धर्मपाल और नरेंद्र में कहासुनी हो गई थी, जिस पर धर्मपाल द्वारा जो आवेश में आकर कुल्हाड़ी से वार कर दिया गया था, जिससे नरेंद्र की देर रात्रि मृत्यु हो गई थी। मुकदमा 302 में दर्ज कर लिया गया था और चूंकि घटना पर जानकारी करने पर इसका नाम पता चला था और इशू भी पता चला कि इस कारण सिंह का झगड़ा हुआ था, गाँव वालों से पता चला और इसकी जो भी कल देर रात इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसमें अन्य 1-2 लोग के नाम भी परिजनों द्वारा लिखवाए गए थे, जिसकी विवेचना चल रही है, लेकिन मेन रूप से जो इसमें हत्या में आरोपी था उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। दिनेशपुर के शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में पराक्रम दिवस पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर प्रभात फेरी से हुई। इसके साथ ही कार्यक्रम में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद से जुड़े कई पूर्व सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। इनमें कई सैनिक 1962, 1965, 1971 युद्ध में कई मेडल से सम्मानित भी किए गए। सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती एवं पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में मैं समस्त जनमानस को इस दिवस की बधाई देता हूं और यह भी कहना चाहूँगा कि नेताजी का पूरा जीवन अपने देश की आज़ादी के लिए सैनिकों के सम्मान में, देश के सम्मान में उनका जीवन बीता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। जोशीमठ आपदा को लेकर सरकार गंभीर। सीएम धामी ने कहा, जोशीमठ के हालातों पर लगातार हो रही समीक्षा। 261 परिवारों को दी गई राहत धनराशि, राहत पैकेज देने पर भी विचार। ऋषिकेश में 29 और 30 जनवरी को होगी भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा होगी तैयार। निकाय और लोकसभा चुनावों को लेकर तय होगा एजेंडा। 2016 से पहले हुई विधानसभा नियुक्तियों पर महाधिवक्ता ने विधिक राय देने से किया इनकार। कर्मचारियों के भविष्य को लेकर खड़े हुए सवाल, अब स्पीकर रितु खंडूरी के पाले में गेंद। 26 जनवरी से शुरू होने जा रही कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, बीजेपी ने कसा तंज। मंत्री रेखा आर्य बोली, कांग्रेस को हाथ से हाथ नहीं बल्कि करनी चाहिए मनभेद जोड़ो यात्रा। और पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसआईटी का बड़ा खुलासा। धांधली से जुड़े 2 और अभियुक्त गिरफ्तार। अब तक पेपर लीक मामले में 8 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी।